जब देखो बुढ़िया रो रो कर मेरे घर में मनहूसियत फैलाती रहती है। खुद तो अपने पति को खा गई। इस विधवा का सुबह सुबह मुख देखना भी अशुभ होता है। जब से यह गांव से हमारे पास रहने के लिए आई है, ना जाने ऐसी कौन सी मनहूसियत अपने साथ लाई है जो इसके आते ही मेरे पति की जॉब छूट गई, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और मेरी 6 साल की बेटी विनी, जो पहले हमेशा स्कूल जाने की रट लगाए रहती थी, उसका मन ही नहीं करता स्कूल जाने का। वह आए दिन स्कूल जाने के नाम से रोती रहती है और इस मनहूस बुढ़िया के पास ही चिपकी रहती है। न जाने इसने मेरी बेटी पर कौन सा जादू कर दिया है जो उसी के साथ सोने, खाने पीने और खेलने की जिद लगाए रहती है। कहती हुई श्यामा जी की बहू मानवी अपनी सहेली रेखा को फोन पर अपनी सास की शिकायत कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसका पति शैलेश आज जल्दी अपने ऑफिस से घर वापस आ रहा है, तो उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। वरना अगर शैलेश ने उसकी बात सुन ली होती तो वह बवाल ही कर देता, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसके सामने मानवी अगर श्यामा जी के बारे में कुछ भी भला बुरा कह देती तो वह उसे ही यह कहकर डांट देता कि अब माँ की उम्र हो चुकी है, इसलिए उनसे गलती हो जाती है। लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो और समझदार हो, तो तुम ही सारा काम सही ढंग से कर लिया करो। शैलेश ने अपने बचपन से ही अपनी माँ को संघर्ष करते देखा था और यह भी जानता था कि उसकी माँ और पत्नी में ज़्यादा समझदार कौन है, लेकिन कौन बात का बतंगड़ बनाए, इसलिए वह चुप करके रह जाता था ताकि घर की शांति बनी रहे। श्यामा जी को जब से पता चला था कि उनके बेटे की नौकरी छूट गई है, वे हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती कि भगवान उनके बेटे को ऐसी नौकरी करने का योग दीजिए जिससे वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन वह इतनी मूर्ख तो नहीं थी कि सबको बताती फिरती कि वह भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन उनकी बहू मानवी की सोच थी कि जब उनके बेटे की जॉब छूट गई है, फिर भी यह बुढ़िया कुछ नहीं कर रही है। जब हमारा ही खर्च हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं, तो इस बुढ़िया के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे। ऐसी छोटी सी सोच वाली थी उनकी बहू, जबकि श्यामा जी भी तो उन्हीं के घर की सदस्य थी। श्यामा जी एक गिलास पानी भी पीती तो उन्हें टोकती कि अभी तंगी चल रही है, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वह पढ़ी लिखी थी तो वह भी बाहर जाकर 4 पैसे कमाने का सोच सकती थी, लेकिन उसे तो अपनी सास को ताने देने के अलावा कुछ नहीं आता था। एक दिन श्यामा जी अपनी बहू के ताने सुन सुनकर उदास हो गई, तो पास के ही पार्क में जाकर उदास मन से बैठी थी। वहीं उन्हें उनकी एक सहेली मिल गई। कई सालों बाद जब दोनों मिली तो श्यामा जी तो कुछ क्षण के लिए अपने सारे गम ही भूल गई और अपनी सहेली से ऐसे गर्मजोशी के साथ मिली कि वे दोनों अपने बचपन में चली गई। दोनों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे के साथ इधर उधर की ढेर सारी बातें की और जब अपने अपने घर जाने का समय हुआ तो श्यामा जी फिर से मायूस होने लगी। लेकिन उनकी सहेली शीला जी तब भी बहुत खुश थी। उन्होंने श्यामा जी से पूछा, क्या हुआ श्यामा, तुम थोड़ी उदास सी लग रही हो। जरूर कुछ न कुछ बात है जो तुम्हें खाए जा रही है। अभी कुछ देर पहले तो तुम कितनी अच्छी थी और खुश थी, और अपने घर जाने का सोचकर ही तुम उदास हो गई। तुम्हें मेरी कसम श्यामा, मुझे पूरी बात सच सच बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। शीला जी के अपनेपन भरे शब्द सुनकर श्यामा जी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने वो सारी बातें शीला जी को बता दिया जो उनकी बहू मानवी उनके साथ किया करती थी। शीला जी ने श्यामा जी को आश्वासन दिया कि उनकी परेशानी का हल जल्दी ही निकल जाएगा, क्योंकि शीला जी के दामाद भी विदेश में व्यापार कर रहे थे, लेकिन अपने माता पिता के इकलौते संतान होने के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ रहा है,
क्योंकि वे लोग विदेश में रहना नहीं चाहते। अपने माँ बाप की इच्छा पूर्ति करने के लिए ही उनके दामाद भारत आ रहे हैं और यही बहुत बड़ा फैक्ट्री डालने वाले हैं। वहाँ तुम्हारे बेटे को जॉब दिलवा देंगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार थी क्लास में। जो लड़की क्लास में टॉपर रही हो वह ऐसे मायूस रहे, अच्छा लगता है क्या भला? तुम्हारी बहू आजकल के मॉडर्न ज़माने की पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कुछ नहीं करना चाहती तो ना सही, लेकिन तुम तो कुछ कर ही सकती हो ना। तो कल ही तुम हमारे स्कूल में बच्चों को संगीत की शिक्षा देना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम बहुत अच्छा गाती और नाचती भी हो, तो अपना टैलेंट को क्यों छुपाना। शीला जी की बातें सुनकर श्यामा जी की तो बाँछें खिल गई। वे बहुत खुश हुई कि उन्हें इस उम्र में भी कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा, बल्कि सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर दिए और बहू को बिना कुछ बताए घर से निकल गई। बहू ने भी सोचा ठीक ही है, बुढ़िया दिन भर घर से बाहर रहती है, सुबह शाम के काम तो कर ही देती है और दिन भर बहू आराम से अकेली घर में आज़ादी के साथ रहती है। कुछ दिनों बाद श्यामा जी ने अपने बेटे को भी शीला जी के दामाद की फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया। अब दोनों माँ बेटा पैसे कमाते और बहू घर में आराम फरमाती। अब श्यामा जी को चश्मा बनवाना हो या दवाई लेना हो, वह अपना पैसा ही खर्च कर लेती थी, अपने बेटे बहू से नहीं मांगती थी। इसलिए श्यामा जी की बहू मानवी को शक होने लगा कि उनका बेटा शैलेश उन्हें चुपके से पैसे दे देता होगा। अब वह अपने पति और सास से रोज ही लड़ाई करने लगी कि दोनों माँ बेटा उससे छुप छुप कर पता नहीं कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और उसे नहीं बताते। एक दिन उसने अपना सामान पकड़ा और गुस्से में अपने मायके चली गई और वहाँ जाकर अपनी माँ से रो रो कर बताने लगी कि वह उस घर में कभी नहीं जाएगी, क्योंकि शैलेश अपनी माँ को छुपा कर पैसे देता है। तभी तो उसकी माँ अपनी मर्जी से पैसे खर्च करती है और मुझे दोनों माँ बेटा कुछ भी नहीं बताते। तभी उसकी भाभी उसे बताती है कि उसकी सास एक स्कूल में संगीत की शिक्षिका के रूप में कार्य करती है, जहाँ उनकी बेटी पढ़ाई करती है। उन्हें वहाँ से पेमेंट मिलता है। शैलेश जी को जितना पेमेंट मिलता है वो सारा तुम्हें ही लाकर देते हैं। तब मानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी माँ ने कहा वह अपनी सासू माँ और अपने पति से जाकर माफ़ी मांगे, लेकिन उसने कह दिया मैं क्यों माफ़ी मांगूं? मुझे उन्होंने क्यों नहीं बताया कि माँ जी भी किसी स्कूल में जॉब करती है, और उसने माफ़ी नहीं मांगी। एक दिन शैलेश को कंपनी के काम से अपने मालिक के साथ 2 महीनों के लिए विदेश जाना था, इसलिए वह चला गया। श्यामा जी रोज की भांति स्कूल ही जाती रही, लेकिन एक दिन उनका पैर स्कूल से घर वापस आते समय रास्ते में ही स्लिप हो गया और वे धड़ाम से गिर गईं। फिर क्या था, उनके कमर और घुटने की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अब तो उन्हें बैठने उठने में भी बहुत मुश्किल होने लगी थी। जब तक श्यामा जी पैसे कमाकर लाती रहीं, मानवी अपनी सासू माँ से खुश थी, लेकिन जैसे ही उनकी सेवा करने की बारी आई, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ने लगा। उसके मुंह से फिर से वही शब्द निकलने लगे, मनहूस कहीं की बुढ़िया, खुद तो अपने पति को खा गई, पता नहीं हमारी खुशियों को भी खाएगी। कुछ ही दिन हुए थे, हमारा काम ठीक ठाक चल रहा था। इस बुढ़िया की मनहूसियत ने फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। बुढ़िया और कितने दिन जिएगी पता नहीं, मरती भी नहीं है और 2-4 बच्चे भी नहीं हैं इसके कि 2-4 दिन अपने दूसरे बच्चे के पास जाकर रहती। कुछ दिन तो सुकून से रह पाती मैं। हे भगवान, इस बुढ़िया से कब पीछा छूटेगा। अब तो श्यामा जी का भोजन से नहीं बल्कि बहू के ताने और गालियों से ही पेट भर जाता था। उधर विदेश में रहते हुए शैलेश जब भी अपनी पत्नी को फोन लगाता और माँ से बात करवाने कहता तो मानवी बात को टाल देती। कभी कहती माँ जी घर पर नहीं हैं, या कभी कहती
पूजा कर रही हैं या कभी कहती सो गई हैं, लेकिन एक दिन भी उसने उनके बेटे से बात नहीं करवाई और खाना भी देती तो कभी रोटी देती तो कभी सब्जी नहीं, सब्जी देती तो कभी पानी नहीं, ऐसे बेमन से उन्हें खाना देती। बेचारी श्यामा जी मन मसोस कर जैसा मिलता चुप रहकर खा लेती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी, वरना उनकी बहू उतना भी खाने के लिए नहीं देती। एक दिन बहू की सहेली आई हुई थी। उसी समय श्यामा जी को पोटी लगी। उन्होंने पोटी कर दी। बदबू इतने जोरों की हुई कि पूरा घर बदबू से भर गया। मानवी को अपनी सहेली के सामने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस दिन ठान लिया कि अपनी सास को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगी। उसने तिकड़म लगाया। उसने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और बताया कि उसकी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसकी भी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा पाएगी और वे लोग आकर उन्हें ले जाएं। एम्बुलेंस उनके घर आई और श्यामा जी को लेकर हॉस्पिटल ले गए। श्यामा जी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में शुरू किया गया। उसने उनसे वादा तो कर दिया था कि तबीयत ठीक होते ही अपनी सासू माँ को लेने आ जाएगी, लेकिन वह दोबारा उनकी खोज खबर लेने गई ही नहीं। कुछ दिनों तक तो डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। किसी आजू बाजू वाले को दया आ जाती तो उन्हें कुछ खाने को दे देते। इस प्रकार उनका दिन कटा, लेकिन बहू मानवी उनसे एक दिन भी मिलने नहीं गई। जब शैलेश विदेश से वापस आ गया तब उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि माँ जी को पागलपन के दौरे आने लगे थे, इसलिए वह कब घर से भाग गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन श्यामा जी अस्पताल से छुट्टी होने के बाद अपने घर गई तो उन्होंने देखा बेटे बहू बेटे के वापस आने की पार्टी मना रहे हैं। बेटे को भी माँ की चिंता नहीं है, इसलिए उनका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि वे फिर से उसी घर में जाएं, जबकि शैलेश का मन बहुत उदास था। वो तो मानवी के जिद के कारण शैलेश ने छोटी सी पार्टी रखी थी, लेकिन श्यामा जी को लगा जब बेटे बहू को मेरी चिंता ही नहीं है तो मैं क्यों रहूं इनके साथ। ऐसा सोचकर वे अपने घर नहीं गई और रोती हुई सुनसान सड़क से जा रही थी कि उनके पैर में एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई और खून बहने लगा। खून इतना बहने लगा कि उन्होंने अपने दोनों हाथों के अंगूठे से उसे दबाकर रखा और उसे बांधने के लिए इधर उधर कपड़े का टुकड़ा ढूंढने लगी। उन्होंने थोड़ी दूरी पर नज़र दौड़ाई तो देखा एक छोटी सी पोटली सड़क के किनारे गिरी हुई है। उन्होंने लंगड़ाते हुए उसे उठाया और खोलकर देखा तो देखती ही रह गई। उस पोटली में एक रुमाल में कुछ सोने के गहने और कुछ हीरे के गहने बंधे हुए थे। उन्होंने उन गहनों को उसी पोटली में डाल दिया और उस रुमाल से अपने पैर को बांध लिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। उन्होंने सोचा यह गहना जिसका भी होगा आकर ले जाएगा। वह वहाँ उनको पकड़कर दिन भर बैठी रही, लेकिन जब शाम से रात होने लगी फिर भी कोई नहीं आया तो उन्होंने उसे भगवान के द्वारा मदद समझकर उन गहनों को सुनार के दुकान में ले जाकर उनका भाव पूछा। सुनार बोला, मैडम आप तो वही संगीत वाली मैडम है ना जो मेरे पोते संजीव को डांस सिखाती थी। मेरा पोता आपको बहुत याद करता है। आपको क्या जरूरत पड़ गई इन गहनों को बेचने की। श्यामा जी मुस्कुराई और बोली, आप ये बताइए ये असली ही है ना। सुनार बोला, आपकी मजाक करने की आदत अभी भी नहीं गई है मैडम। आप लाई हैं तो असली ही होंगे ना। होंगे नहीं बल्कि हैं। ये तो बहुत पुराने ज़माने के असली और शुद्ध सोने और हीरे के गहने हैं मैडम। अब बताइए इन्हें आप बेचेंगी या नए गहने बनवाएंगी। श्यामा जी ने सोचा क्यों ना इन गहनों को बेचकर नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए। उन्होंने उसे बेचना ही उचित समझा और सारे रुपये लेकर रात भर एक रेस्टोरेंट में रही। दूसरे दिन उन्होंने शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा शोरूम किराए से लिया और इतना मेहनत करने लगी कि उनकी मेहनत रंग लाई
और देखते ही देखते उन्होंने उस किराए के शोरूम को भी खरीद लिया और कुछ ही दिनों में उसी शहर के मुख्य मुख्य जगहों में नामचीन शोरूम खोल लिया। अब उनके पास नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। अब वे किसी के पास नौकरी नहीं करती थी, बल्कि उनके पास लोग नौकरी करने आते थे। एक दिन मानवी श्यामा जी के शोरूम में गई। उसने जब श्यामा जी को शोरूम में देखा तो सोची, यहाँ ये बुढ़िया झाड़ू पोछा का काम कर रही होंगी। उसने उन्हें कहा, ए बुढ़िया, इतने बड़े शोरूम में तुझे किसने घुसने दिया? चल हट यहाँ से। तेरी औकात भी है यहाँ के सामान खरीदने की? पता भी है यहाँ कितने महंगे सामान मिलते हैं? श्यामा जी उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब मानवी ने सारा सामान खरीद लिया और बिल पे करने की बारी आई तो काउंटर में बैठी लड़कियों ने कहा, पेमेंट मैडम को दे दीजिए। तब श्यामा जी उसकी तरफ पीठ करके बैठी थी। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह सामने किया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। उसने काउंटर पर बैठी लड़कियों से कहा, अरे तुमसे कुछ गलती हो रही है। ये बुढ़िया तुम्हारी मैडम कैसे हो सकती है? इसकी औकात एक फटी चप्पल खरीदने की नहीं है, तो ये इतने बड़े शोरूम की मालकिन कैसे हो गई? ये बुढ़िया तुम लोगों से झूठ बोल रही है। अरे तुम इस बुढ़िया को अभी के अभी धक्के मारकर बाहर निकालो। इस शोरूम का ओनर कौन है? उसे फोन करके बुलाओ। मैं इस बुढ़िया को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बुढ़िया पागल है। अरे इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो, वरना अनर्थ हो जाएगा। मानवी सारा सामान इधर उधर बिखेरने लगी और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर श्यामा जी को पागल कहकर गालियां देने लगी। सभी लोग उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। वह कभी वहाँ के गार्ड के पास जाती, तो कभी वहाँ काम करने वाले लड़कों के पास जाती, तो कभी वहाँ काम करने वाली लड़कियों के पास जाती, उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह खुद ही श्यामा जी के बाल पकड़कर घसीटते हुए कुर्सी से उतारकर बाहर निकालने लगी। तभी वहाँ काम कर रहे सभी लड़के लड़कियाँ और गार्ड दौड़कर मानवी को पकड़े और श्यामा जी को उसके हाथ से छुड़ाया और पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस तुरंत ही आकर उसे गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस ने जब शैलेश को फोन करके उसकी पत्नी की हरकत के बारे में बताया तो सबसे पहले वह उस शोरूम के मालिक से माफ़ी मांगने गया। वहां जाकर देखा तो श्यामा जी उसकी तरफ पीठ करके बैठी थी। उन्होंने जैसे ही उसके तरफ मुंह किया, शैलेश के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह रोता हुआ अपनी माँ के पैरों में जा गिरा और रोता हुआ माफ़ी मांगने लगा और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। माँ, मानवी ने मुझे बताया कि आपको पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं, इसलिए आप कब घर से चली गई उसे भी पता नहीं चला और कहाँ गई वह भी पता नहीं चला। श्यामा जी बोली, उसने कहा और तुमने मान लिया? एक बार भी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं माँ, मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप मिली ही नहीं। शैलेश ने कहा, अच्छा, और तुम दोनों उस दिन खुशी खुशी पार्टी कर रहे थे, वो क्या था? श्यामा जी ने कहा, अरे माँ, आप उस दिन घर पर आई थी तो आप मुझसे मिली क्यों नहीं? मैं तो आपके चले जाने के गम में बहुत उदास था, लेकिन मानवी ने जिद की कि इस तरह उदास रहने से समय रुकने वाला नहीं है, इसलिए विदेश से वापस आने की खुशी में पार्टी करने का उसी ने प्लान बनाया था। माँ प्लीज़ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। श्यामा जी को अपने बेटे के ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और अपनी बहू मानवी को भी पुलिस से रिक्वेस्ट करके छोड़ देने के लिए कहा। श्यामा जी की उदारता देखकर मानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कभी भी ऐसी गलती न करने का प्रण लिया और अपने पति और सासू माँ से माफ़ी मांगा। श्यामा जी ने मानवी और शैलेश को अपने घर जाने के लिए कहा तो उन्होंने श्यामा जी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन श्यामा जी बोली, बेटा, एक बार धागा टूट जाए और उसे जोड़ने पर वह जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार टूटे हुए रिश्ते को कितना भी जोड़ने की कोशिश करो,
गांठ तो पड़ ही जाती है, उसी प्रकार हमारा रिश्ता भी होता है। हमारा रिश्ता मर तो नहीं सकता, वह हमेशा बना रहेगा। लेकिन अब मैं अपने अनुसार अपना जीवन जीऊंगी और आप लोग अपने अनुसार अपना जीवन जियो, ताकि दोबारा तुम्हारी तरक्की में मेरी मनहूसियत की काली छाया न पड़ सके। मानवी बहू, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यह कहावत तो तुमने सुना ही होगा। तो अब ढोल को सुहाने ही सुनने की कोशिश करो। और श्यामा जी फिर से अपने शोरूम के कामकाज में व्यस्त हो गई। उनके बेटे बहू अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए, लेकिन उनका बेटा माँ से मिलने समय समय पर आता रहा। तो दोस्तों, श्यामा जी ने अपने बेटे बहू को माफ न करके सही किया या गलत? अगर आप श्यामा जी की जगह होते तो क्या करते? और यह वीडियो आप कहां कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।